सुनिए जी, आजकल ना ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। क्यों ना एक रूम हीटर ले लिया जाए। हीटर? चलो ठीक है, आते वक्त ले आऊंगा मैं आज। जी ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। जी ठीक है। अरे, आ गए आप। आ गए देवर जी। और ये क्या उठा लाए? ये रूम हीटर है भाभी। अरे वाह देवर जी, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो आपके भाई से कह कह कर थक गई, लेकिन वो नहीं लाए। अच्छा हुआ आप ले आए। पिछले 4-5 दिनों से तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। अभी मुन्ना बहुत छोटा है ना, बस मुझे डर लग रहा था कहीं वो बीमार ना हो जाए। अब देवर जी इसे लेकर ही खड़े रहोगे क्या? चलो अंदर इसे चलाकर दिखाओ और मेरे रूम में लगा दो। हाँ ठीक है भाभी, आप चलो मैं आता हूँ। अरे यार, सच में मुझे नहीं पता था कि भाभी को भी हीटर चाहिए। मुझे थोड़ी ना पता था कि उनके दिमाग में भी हीटर चल रहा है। लेकिन मेरे दिमाग का तो पता था ना। बात को समझो मधु, मुन्ना छोटा है, तुमसे ज्यादा ठंड उसे लगती है। अब मैं कैसे कह दूं भाभी को कि ये हीटर मैं उनके लिए नहीं अपनी बीवी के लिए लेकर आया हूं। चलो माना, आपको बहुत शर्म आ रही थी अपनी भाभी के सामने ये बोलने में कि आप वो हीटर अपनी बीवी के लिए लेकर आए हो, लेकिन ये तो बोल सकते थे ना कि वो हीटर मैंने मंगवाया है। मुझे पता है आपको मुझसे ज्यादा अपनी भाभी की फिक्र है, उनके लिए दूसरा ले आते। मधु, कौन सा भाभी सारा दिन हीटर को अपने रूम में लगा कर रखेंगी? तुम्हें जब जरूरत हो तो मांग लेना भाभी से। मैं आपको भिखारी नजर आती हूँ क्या, जो किसी से कुछ भी मांगूंगी? बस बहुत हो गया मधु, मैं कल तुम्हारे लिए दूसरा ला दूंगा, लेकिन अब चुप हो जाओ। नहीं चाहिए मुझे कोई हीटर। और बात सिर्फ हीटर की नहीं है, प्रायोरिटी की है, जो आप सिर्फ अपने परिवार को देते हो, मुझे नहीं। देखो मधु, अब तुम बात को कहीं से कहीं लेकर जा रही हो। मधु, घर परिवार में मिलजुल कर रहा जाता है, बड़ों का सम्मान किया जाता है। भाभी मुझसे बड़ी है। अरे अगर भाभी ने कोई चीज ले भी ली तो इसमें गलत क्या है? अगर तुम्हें चाहिए, तुम्हें ज्यादा सर्दी है तो तुम भाभी के रूम में चली जाना, वरना भाभी से मांग लेना। इसमें भिखारी वाली क्या बात है? लेकिन तुम्हें तो कुछ सुनना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें झगड़ा करना है। तुमने पहले ही सोच रखा था। और ये आज का नया थोड़ी ना है। मैं तो जब भी ऑफिस से आता हूं किसी ना किसी बात को लेकर बैठी रहती हो। और आज एक नई बात, प्रायोरिटी। तुम्हें प्रायोरिटी नहीं देता मैं। बस बहुत हो गया, और मुझे आपसे अब कोई बात नहीं करनी। ये लो भाभी, इसमें 5,000 रुपए दूध वाले के, 280 रुपए अखबार वाले के, 200 रुपए कूड़े वाले के, और भाभी 12,000 रुपए घर के राशन के लिए। और देवर जी बिजली का बिल? भाभी बिजली का बिल मैंने ऑनलाइन भर दिया इस बार। वो देवर जी, एक बार मुन्ने के लिए मुझे कपड़े लाने थे 1-2 जोड़ी। अगर थोड़े से पैसे और एक्स्ट्रा दे देते तो उसके कपड़े ले आती। ठीक है भाभी, ये लो 5,000 रुपए। बस हो गया ना भाभी, अब तो नहीं बचाना कुछ? नहीं नहीं, अभी कहाँ। मेरा मतलब है मेरे पैसे। मधु, तुम्हारे कौन से पैसे? तुम्हें क्यों चाहिए पैसे? दीदी, जैसे कचरे वाले को, अखबार वाले को, दूध वाले को आप हर महीने पैसे देते हो, सैलरी देते हो, वैसे मेरी भी तो सैलरी बनती है ना। तुम्हारी सैलरी? हाँ दीदी, जैसे ये सब लोग पूरे महीने अपना काम करते हैं, वैसे मैं भी तो इस घर में घर का सारा काम करती हूँ। मधु, तुम भूल गई हो, तुम इस घर की बहू हो, और शादी के बाद घर के काम करना बहू की जिम्मेदारी होती है। घर के काम करना बहू का फर्ज होता है, उसकी कोई सैलरी नहीं होती। दीदी, पहली बात तो ये, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रही हूँ, अपने पति से मांग रही हूँ। सुनिए जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। किस चीज की शॉपिंग करनी है तुम्हें? अभी तुम्हारी शादी को टाइम ही कितना हुआ है, अभी से किस चीज की जरूरत पड़ गई? और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ क्या चाहिए, मैं मंगवा कर दूंगी। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? दीदी, मुझे अगर कुछ चाहिएगा ना तो मैं खुद मंगवा लूंगी। आखिर मेरे पति नौकरी करते हैं, बेरोजगार नहीं है जेठ जी की तरह। और दीदी, आप खुद बताइए, आप और जेठ जी कभी भी कुछ भी बात करते हैं, मैं आज तक आपके बीच में बोली हूँ? तो फिर आप क्यों मेरे और मेरे पति के बीच में हमेशा नॉन स्टॉप बोलती रहती है? तेरी हिम्मत कैसे हुई
मेरी भाभी से ऐसे बात करने की? मां के जाने के बाद मैंने भाभी को ही अपनी मां माना है। अभी की अभी माफी मांग मेरी भाभी से। कोई बात नहीं देवर जी, आप जाइए, आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इससे मैं अपने आप बात कर लूंगी। अभी ये नई नई है ना, इसे पता नहीं है ससुराल में कैसे रहा जाता है। मैं इसे सब समझा दूंगी, आप जाइए। नहीं मम्मी, अब नहीं रहना मुझे यहाँ पर। या तो मम्मी आप भेज दो भाई को, वरना मैं ही आ जाती हूँ। पर मैं अब नहीं रहूंगी, और इस आदमी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। बेटा, तेरी जेठानी तो चाहती ये है कि तू घर से निकल जाए। अरे बुद्धि से काम ले। देख, मैं तेरे भाई को भेज दूंगी और तुझे बुला लूंगी, लेकिन एक बात बता, तू यहाँ कब तक रहेगी? अरे तेरे वहां होते हुए तेरी जेठानी तुझे ढंग से नहीं रहने दे रही, तो अगर तू वहां से आ जाएगी फिर तो तेरे खिलाफ भड़का भड़का कर तेरे आदमी को भी तेरा नहीं रहने देगी ये। अच्छा मम्मी, मतलब मैं पिटती रहूं यहाँ पर? अरे आप समझ क्यों नहीं रही हो? आज मेरे ऊपर हाथ उठाया है इन्होंने, वो फिर से उठाएंगे। मैं कैसे रहूं ऐसे इंसान के साथ? मम्मी मैं नहीं रह सकती। और भड़काती है तो भड़काती रहे, मुझे नहीं रहना बस इस घर में। किसने कहा कि तू पिटती रहेगी? अरे दोबारा हाथ लगा कर तो दिखाए। कल आएंगे तेरे पापा और तेरे भाई, अच्छी तरह समझा कर जाएंगे तेरे ससुराल वालों को, और तेरे उस ससुर को भी। सास नहीं है, ससुर तो है ना घर में, वो भी तो घर का बड़ा बूढ़ा है, उसे दिखाई नहीं देता घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो दामाद जी की है ना। मधु मेरी बात सुन बेटा, देख मैं तेरी माँ हूं, मैं जो कहूंगी तेरे भले के लिए कहूंगी। बेटा तेरा घर बसाना तेरे हाथ में है। तू जेठानी की वजह से अपना पति पत्नी का रिश्ता खराब मत कर। तेरी जेठानी ने इतने सालों से अकेले संभाल रखा है उस घर को, क्योंकि तेरी सास नहीं है। लेकिन बेटा अब तुझे अपनी जगह धीरे धीरे उस घर में बनानी होगी। देख टाइम के साथ ना सब ठीक हो जाता है। तू देख ना, 2-4 साल में जब तुम्हारे बालक बच्चे हो जाएंगे ना, तब सब ठीक हो जाएगा बेटा। ऐसे वक्त में गुस्से से काम नहीं चलता बेटा, थोड़ा प्यार से शांति से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। और बेटा ये मायका है तेरा, यहाँ तेरा जब मन करे ना तब आ जा, जितना जी करे उतना रह। लेकिन मेरी बात को समझ, तेरी शादी होगी है, तेरी ससुराल है बेटा, उस घर में तेरी अपनी जगह बनानी बहुत जरूरी है। अगर मैं ऐसे तुझे हर 2 दिन में यहाँ बुला लूंगी ना, तो तू वहाँ जगह नहीं बना पाएगी। और तेरी जेठानी तो चाहती ये है। बात को समझ बेटा, शांति से काम ले, अपना घर बसा। और दामाद जी जब गुस्से में हुआ करे ना, तो तू उनसे बहस मत किया कर, और बिल्कुल भी चिंता मत करना। देख तेरे पापा कैसे समझाते हैं कल उन्हें। अब एक काम कर बेटा, तू थोड़ी देर आराम कर ले शांति से, फिर मैं बाद में बात करूंगी तुझसे, ठीक है? ठीक है। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की बातें अपने मायके में बताने की? तेरे भाई का फोन आया था, धमकी दे रहा था मुझे। माना कि गुस्से में मेरा हाथ उठ गया तो तूने अपने मायके में बता दिया सबको। तूने 2 कौड़ी की इज्जत नहीं छोड़ी मेरे वहां पर। अगर इतनी शर्म आती है ना तो ऐसे काम करते ही क्यों हो? अरे अगर तुम मेरे ऊपर हाथ उठाओगे तो क्या मैं अपनी मम्मी को नहीं बताऊंगी? क्या मधु, तूने सुबह की बात अपने घर पर भी बता दी? तुझमें इतनी अकल तो होनी चाहिए कि अपनी ससुराल वालों की बुराई करने से अपनी ही बेइज्जती होती है। अब ये तेरा घर है, यहाँ से गुजारा होगा तेरा, ना कि ना तेरे मायके से। अरे अपने घर की ऐसी छोटी छोटी बातें कौन बताता है मायके में? पति पत्नी के बीच 100 बातें हो जाती हैं। अरे तेरे जेठ जी ने मुझे कितनी बार मारा है, पर मजाल है आज तक मैंने किसी को कुछ बताया हो तो। क्योंकि मुझे पता है ना, गुजारा मेरे ससुराल से ही होगा। शादी के बाद ससुराल ही असली घर होता है, और पति की इज्जत से ही पत्नी की इज्जत बढ़ती है। अभी नई नई शादी हुई है तेरी, और तूने अभी से देवर जी को बुरा बना दिया अपने मायके में। क्या इज्जत करेंगे तेरे घर वाले अब देवर जी की? सुनिए जी, जो हुआ उसके लिए सॉरी। बस जब आप ऑफिस गए थे तब मम्मी का फोन आ गया था, इसलिए मैंने उन्हें बता दिया। लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आज जो हुआ उसके लिए सॉरी। देख मधु, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी माफी नहीं होती, और तूने आज वही गलती की है, देवर जी की बेइज्जती करवाई है। कोई बात नहीं भाभी, अब छोड़ो इस बात को। जो हो गया सो हो गया। अभी से अपनी गलती का एहसास है,
तो अब छोड़ो, अब क्यों बढ़ाना बात को। पर देवर जी, मैं तो बस। कोई बात नहीं भाभी, अब रात हो गई है तो आप भी जाकर आराम कीजिए और हमें भी करने दीजिए। सॉरी मधु, मुझे भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे इरिटेट ही इतना कर देती हो कि ना चाहकर भी मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा सुनो, तुम पैकिंग कर लो, मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी लिया ऑफिस से। हम कल ही चलते हैं कहीं बाहर घूमने। शादी के बाद हम कहीं गए भी नहीं है ना, इसलिए मैंने सोचा है कल ही चलते हैं। तुम पैकिंग कर लो अपनी। तुम पैकिंग करो, मैं एक बार पापा और भाई को बता कर आता हूँ। मैं ऐसे गुस्से में ऊपर आ गया, उन्हें कुछ बताया नहीं। सही कहा था मम्मी ने, दूसरों की वजह से अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहिए। हेलो, नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते भाभी, और कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ दीदी, पर ये बताओ आप कब आओगे, या हाथ से सब कुछ निकल जाएगा तब आओगी? क्या क्या कह रही हो भाभी? समझी नहीं मैं, साफ साफ बताओ। हाँ तो साफ साफ सुनो, आजकल जादू चल रहा है आपकी छोटी भाभी का छोटे भाई पर। क्या? अभी आए थे देवर जी, बताकर गए हैं कि सुबह हनीमून पर जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। आप एक बात बताओ दीदी, आप घर में सबसे बड़ी हो, देवर जी का फर्ज नहीं बनता था कि एक बार आपके पास फोन करते, आपसे पूछ लेते? अरे पूछना तो छोड़ो, उन्होंने तो आपको बताया तक नहीं। और उस महारानी को देखो ना, कैसे फटाफट तैयार हो गई, पैकिंग भी कर ली। एक बार पूछना भी जरूरी नहीं समझा उसने? वो तो देवर जी ने बता दिया तब पता चल गया, वरना ये तो बताती ही नहीं। अच्छा, इसके तो बड़े पंख निकल गए हैं 4 दिन में ही। अरे दीदी, जमीन पर पैर नहीं रखती है वो, इतने पंख निकल रहे हैं, और निकलेंगे ही दीदी पंख तो, क्योंकि देवर जी तो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो कुछ नहीं कहते उससे। ज्यादा पंख निकल रहे हैं ना इसके, ऐसे पंख काटूंगी कि याद रखेगी। वहां बैठे बैठे आप कुछ नहीं कर सकते दीदी, कल सुबह की फ्लाइट है, सुबह ही उड़ जाएंगे दोनों। कल किस टाइम की फ्लाइट है भाभी? कल शाम की है दीदी। सुनो मेरी बात, कल सुबह दिन निकलने से पहले मैं पहुंच जाऊंगी वहां पर। और भाभी ध्यान से सुनो, जैसा मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही करना। ठीक है दीदी, पर सुबह जल्दी आना। हाँ, आप उसकी चिंता मत करो, लेकिन जैसा मैंने बताया है ना, वैसा ही करना। ठीक है दीदी। अब देखती हूँ देवरानी जी कैसे जाओगी हनीमून पर। अरे शादी तो मेरी भी हुई थी, मैं भी इस घर में नई बहू बनकर आई थी, किसी ने एक दिन के लिए भी घूमने नहीं भेजा था। ये वही देवर है, जब तो इसे टाइम पर कपड़े चाहिए थे, टाइम पर लंच चाहिए था, अब अपनी बीवी को घुमाने ले जा रहा है। मैं भी देखती हूँ कैसे जाएंगे दोनों हनीमून पर। अरे मधु, हो गई तुम्हारी पैकिंग? हाँ जी दीदी, पैकिंग तो हो गई सारी। अच्छा तो अब एक काम कर, जो तूने बैग पैक किए है ना, उनको वापस खोल दे। पर क्यों दीदी? वो इसलिए, अंजलि दीदी का फोन आया था, उनकी बहुत तबीयत खराब हो रही है, इसलिए वो अभी आने वाली है थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर रहने के लिए। हाँ तो दीदी कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं, फिर हम आ जाएंगे, इतने आप देख लेना दीदी को। अच्छा ये दीदी, वो भी यहाँ पर रेस्ट कर लेंगी, हम भी घुमाएंगे। मैं घर के सारे काम करूंगी या दीदी की देखभाल करूंगी? और तू जानती है ना बड़ी दीदी में कितना गुस्सा है, अगर उनके काम में 1 मिनट की भी देरी हुई ना तो पूरे घर को 7वें आसमान पर उठा देती है। और दीदी पहुंचने वाली है, इसलिए मैं तुझे बताने आई हूँ, अपने जो बैग तूने पैक किए हैं ना उनको खोल दे। और अगर उन्हें पता चला ना कि तुम लोग कहीं घूमने जा रहे हो, फिर तो बस जीना मुश्किल कर देंगी वो तुम्हारा। ठीक है दीदी, हम फिर कभी चले जाएंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। हेलो, आपकी बहन आ रही है, और आपने बताना भी जरूरी नहीं समझा मुझे? कम से कम एक बार फोन कर कर बता तो देते। मैं पागलों की तरह सुबह 4 बजे से तैयारियां कर रही हूँ, पूरी पैकिंग हो गई है, और आपकी भाभी ने बोल दिया कि हम लोग जा ही नहीं रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ही ना हो दीदी आ रही है? जब आपको पता था दीदी आ रही है तो मुझसे क्यों कहा
बैग पैक करने के लिए। मैं सुबह 4 बजे से पैकिंग कर रही हूँ। हाँ तो क्या हो गया? दीदी अभी आई नहीं है, उससे पहले तेरे ड्रामे शुरू हो गए। हो गया तेरा रोना पीटना शुरू। दीदी का फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो यहाँ पर रहेंगी। अरे ऐसे अच्छा लगता है क्या वो यहाँ पर घर पर रहें और हम लोग घूमने चले जाएं? तेरा तो बस हो गया रोना शुरू। अरे यार इतना तो समझो, मैं दीदी के आने से भला क्यों दुखी होंगी, उनकी वजह से क्यों रोऊंगी? और मैं रो नहीं रही हूँ, क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा? मैंने सुबह से बैग पैक कर रही हूँ, अब मैं उनको वापस खोलूं? मेरी बात सुन, ये ड्रामे करने बंद कर। और भाभी ने तुझे बता दिया ना कि नहीं जाना, नहीं जाने का मतलब नहीं जाना। अरे मेरी बहन की इतनी तबीयत खराब हो रही है और तू चाहती है मैं तुझे लेकर हनीमून पर चला जाऊं। प्रणाम दीदी। मधु, तुझे पता नहीं है हमारे घर की बहुएं सर ढककर रहती हैं। देख अपनी जेठानी को। बड़ी भाभी, आपने बताया नहीं इसे कि हमारे घर की बहुएं कैसे रहती हैं? हाँ दीदी, मुझे पता है, यहाँ पर बहुएं सर ढककर रहती हैं। मैं भी दीदी जब घर से बाहर जाती हूँ तो सर ढककर ही जाती हूँ, लेकिन घर पर सारा दिन सर ढककर फिर मुझसे घर के काम नहीं होते। अरे तुझे थोड़ी बहुत अकल है कि नहीं है? ये ननद है हमारी, माँ जी के बाद यही घर में सबसे बड़ी है। कैसे जवान लड़ा रही है तू इनसे, कैसे उल्टा जवाब दे रही है? देख लो दीदी, आपने तो मुझ पर ही चला लिए थे सारे नियम। अब मैं सर ढकती हूँ, और जब शादी कर कर आई थी तब तो आपने इतना लंबा घूंघट करवाया था मुझसे। एक इन्हें देख लो कैसे उल्टे जवाब दे रही है। बस ये ही इंसान है, और तो कोई दुनिया में इंसान ही नहीं है। दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम, खुश रहे। बड़े भैया और पापा कहाँ पर हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे। पापा और बड़े भाई तो गांव गए हुए हैं ना दीदी, आपको बताया था ना जमीन का कुछ काम है। हाँ अच्छा अच्छा। सौरभ, मुझे तो तुझसे बात करनी थी। तू ये बता, कोई बात हो गई क्या? तूने अपने ससुराल वालों से कुछ कहा है क्या? तूने मारा है क्या अपनी बीवी को? अरे मेरे ससुराल में एक है ना, मधु के गांव की लड़की, वो बता रही थी मुझे, तो कह रही थी कि तू बहुत खराब है, तेरी इतनी बुराइयां कर रही थी, तू मारता है मधु को, तू परेशान करके रखता है इसको, इसे यहाँ पे हमारे घर में कोई सुख नहीं मिलता। हमारे घर की छोटी छोटी बातें पता है तेरी ससुराल वालों को? इतनी बेइज्जती करवा रखी है तेरी बीवी ने। अरे मधु, ऐसा भी क्या कर दिया मेरे भाई ने? ऐसी भी तुझे क्या परेशानी हो गई जो तूने अपने मायके वालों से इतनी बुराई कर दी मेरे भाई की? सौरभ मेरी बात सुन ले, इतनी बदनामी के बाद ना आइंदा अपनी ससुराल में कदम मत रख देना, और सबसे पहले तो अपनी बीवी से फोन लेकर रख। अरे ये यहाँ की छोटी छोटी बातें बताती है अपने मायके में। कैसी बातें कर रहे हो दीदी आप? कौन सी ससुराल? अरे मैं तो उन लोगों के झकूंगा भी नहीं, मेरा क्या मतलब पड़ा? अगर इसे जाना है ना तो ये जाए, लेकिन मेरा अब उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। और एक बात बता मधु, इस बार तेरी पहली सकरात थी, तेरे मायके से कुछ आया नहीं? कुछ भेजा नहीं तेरी मम्मी ने? सारा दिन ससुराल वालों की चुगली करने के लिए तो तेरे मायके वाले हैं। अरे तेरे व्रत त्योहार कुछ भेजना नहीं होता क्या उन्हें? कोई शाय शगुन नहीं होते क्या उनके घर में? वो दीदी, हमारे यहाँ पर जब बेटी अपने मायके जाती है किसी व्रत त्योहार पर, तभी उसे दे देते हैं, ऐसे कोई नहीं आता। ऐसा है, अपनी मम्मी का नंबर मिलाकर मेरी बात कराना, मैं बताऊंगी उन्हें। अरे उनके यहाँ पर नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ पर तो ये साय सगुन माने जाते हैं ना। और हाँ, शादी के बाद ना ससुराल वालों के रीति रिवाज माने जाते हैं, ना कि ना अपने मायके वालों के। हमारे ये नहीं होता, वो नहीं होता। वो तेरे मायके में नहीं होता, ये तेरी ससुराल है, यहाँ के रीति रिवाज साय सगुन सब अलग हैं। सुनिए जी, मैं ये सोच रही थी कि इस महीने वॉशिंग मशीन ले लें क्या? इतनी सर्दी में हाथ से कपड़े धुलने में मेरी तो जान निकल जाती है। अच्छा ठीक है, चलो देखता हूँ। देवर जी, देखना क्या है इसमें? देवर जी, कोई जरूरत नहीं है वॉशिंग मशीन पर पैसे बर्बाद करने की, और आपको भी पता है अब इतनी सर्दी नहीं है जो 4 लोगों के कपड़े हाथ से न धुले। दीदी, आपको कैसे पता होगा कि कपड़े कैसे धुलते हैं? क्योंकि घर के सारे कपड़े तो मैं धुलती हूँ ना। और दीदी, कौन से 4 लोगों को गिना है आपने? घर में 6 लोग हैं, उनके कपड़े धुलती हूँ मैं। पापा जी, जेठ जी,
आप, मेरे पतिदेव, मैं और वो आपका छोटा सा मुन्ना। देखा देवर जी आपने कैसे गिनती कर रही है? अरे इसने तो छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा। क्यों दीदी, आप खुद ही बता दीजिए, आप दिन में कितनी बार कपड़े बदलती हैं मुन्ने के? अरे जैसे देखती है मैं कपड़े धुलने जा रही हूँ, कभी उसके हल्का सा मुंह से कुछ गिर भी जाता है ना, उसके भी कपड़े उतार कर फेंक देती हैं, धुल दो। आप धुलोगी ना तब पता चलेगा। मैंने क्या गलत कहा? मैं धुलती हूँ कपड़े दीदी, मुझे पता है कितनी सर्दी है। ऐसे कह रही है तू तो जैसे मैंने कभी कपड़े धुले ही नहीं है। इस घर के सारे काम शुरू से तू ही तो कर रही है। जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब भी तू ही कर रही थी। देख लिए देवर जी कितनी जवान चलती है आपकी बीवी की। इसे तो नहीं पता देवर जी, आप ही बता दीजिए इसे कि इसके घर में आने से पहले घर के सारे काम कौन करता था। बता दीजिए इसे देवर जी कि घर में कोई नौकरानी नहीं थी और ना ही मुझे तो सास मिली थी। इसे तो फिर भी मैं मिली हूँ जो बराबर का काम करवाती है इसके साथ, तभी ये ऐसे जवान चलाती है कैंची की तरह। 8 सालों से अकेले संभाला है मैंने इस घर को। सारे काम मैंने अकेले किए हैं, वो भी बिना किसी सुविधा के, क्योंकि मुझे घर की चिंता थी। तुम्हें पता भी है इन सब चीजों को यूज करने से कितना बिजली का बिल आता है। तुझे 1 साल नहीं हुआ इस घर में आए हुए और मुझे काम के ताने मार रही है। आपको सच में कुछ सुनाई नहीं देता? ये कुछ समझना नहीं चाहते? आपके सामने मुझसे कोई भी कुछ भी कहता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? प्लीज अपने आप से एक सवाल जरूर पूछना। शादी के बाद अगर उसकी पत्नी की परेशानियों के बारे में उसका पति ही नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? देख लिया देवर जी, जरा सी शिक्षा क्या दे दी, इसे यहाँ पर परेशानी होने लगी। तुझे पता भी मैं घर कैसे चलाती हूँ। इस घर में कमाने वाले बस देवर जी हैं, और वो भी जब से तू आई है ना इस घर में, देवर जी ने सारी सैलरी देनी बंद कर दी है मुझे। अरे तेरे आने से इतना खर्चा बढ़ गया है और सैलरी मुझे कम मिलती है। बता मैं कैसे घर चलाऊं? ऊपर से वॉशिंग मशीन और मंगवा ले, कहां से भरेंगे इतना बिजली का बिल? भाभी आप इतने परेशान हो रहे हो और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और भाभी मैंने सैलरी थोड़ा कम इसलिए दी थी क्योंकि मैंने मुन्ने के नाम एक अकाउंट खुलवाया है, उसमें हर महीने पैसे सेविंग्स में डाल देता हूं। और हाँ भाभी, आपको इसे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आपने हमारे लिए क्या किया है। मैं जानता हूं आपने 8 सालों से इस घर को कैसे संभाला हुआ है, हर चीज का कैसे ध्यान रखती हो। मधु, भाभी ने सही कहा, तुम्हें आए हुए इस घर में 1 साल नहीं हुआ और तुम भाभी को ताने मार रही हो। और हाँ, तुम्हें यहां पर अगर ज्यादा परेशानी है ना तो तुम अपने घर जा सकती हो, वहां पर तो तुम्हें बहुत फैसिलिटी मिलती है ना, तुम वहां पर जा सकती हो, अपने भाई को बुला लेना, ले जाएगा तुम्हें। अरे भाभी अकेले घर का सारा काम करती थी, तुम्हारे साथ तो भाभी बराबर का काम करवाती है, तब तुम्हें इतनी परेशानी होती है। तुम्हारा तो अब डेली का हो गया है मधु, ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद तुम्हें किसी ना किसी बात पर हंगामा करना होता है। बस हो गया अब ये रोना पीटना शुरू। मेरी बात सुन, दिन पर दिन तेरी बीवी बहुत परेशान कर रही है अब हमें। अरे तू तो चला जाता है ऑफिस में, ये सारा दिन झगड़ा करती रहती है हमारे साथ। कल सारी चीनी फैला दी तेरी बीवी ने, और तेरी भाभी ने बोला था कि सारी चीनी को उठाकर छत पर डालिया, कीड़ी खा लेंगी। लेकिन इसकी तो बिल्कुल नहीं मानती है, इसे कुछ नहीं समझती है तेरी बीवी। इसी के सामने इसको दिखाकर सारी चीनी उठाकर सिंक में डाल दी और चला दिया पानी। हर वक्त हाथ में फोन रखती है, हर वक्त अपनी माँ से पता नहीं किस किस से बात करती रहती है। तेरी भाभी ने खुद सुना था, हम सबकी बुराई कर रही थी, और मेरे लिए तो पता नहीं क्या क्या कहती है। मैं बैठकर खा रहा हूं, मैं हराम का खा रहा हूं, मैं बेरोजगार हूं। तू बता, घर की बहू सारा दिन ऐसे ताने मारेगी, घर में रहा जाता है क्या? माना कि मैं नौकरी नहीं करता हूं, लेकिन भाई तेरे पीछे से पूरे घर की देखभाल करता हूं। अब देख लो देवर जी, कितनी देर पहले बोला था चाय के लिए, अब तक लेकर तो नहीं आई है। मधु चाय बन गई क्या? अरे रुक जाओ 2 मिनट, या ज्यादा जल्दी है तो बिना उबाले ले आऊं? देख ले भाई कैसे जवाब देती है तेरी भाभी को। अरे घर की बड़ी है तेरी भाभी और उसे ऐसे जवाब देती है, उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती है। हाथ से ज्यादा जवान चलती है इसकी। ये लो चाय। मधु, कल से पापा जी के कपड़े छत पर पड़े हुए हैं, उन्हें लेकर भी नहीं आई तुम? मैं तो अब गई थी पूजा करने, तब लेकर आई हूं। मैं भूल गई थी। खाना खाना तो नहीं भूलती तू? कामचोर कहीं की। हाँ जी, सही कहा आपने, मैं तो कामचोर हूँ। बाकी घर के सारे काम तो आपकी भाभी करती है ना। ए, तू मुझे बीच में मत ला। आधा घंटे पहले चाय मांगी थी, अब लेकर आई है। और मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं तो तुझसे बोलने में भी डरती हूँ। मुझे पता है तू कैसी है, जो कह रहा है तेरा पति कह रहा है।
देख लो देवर जी कैसे जवान चलाती है सारा दिन। देवर जी कल से बाथरूम का हैंड वॉश खाली है, वो तक नहीं भरा गया इससे। क्यों दीदी, आपके हाथों में मेहंदी लगी है क्या? आप भी भर सकते थे। मेहंदी तो तेरे हाथ में भी नहीं लगी है, तू भी भर सकती थी ना। अरे मुझे घर के 100 काम हो जाते हैं, मुझे बाहर का भी देखना होता है, बच्चे को भी देखना होता है, तो ये हैंड वॉश भी नहीं भर सकती? कौन सा काम करती हो दीदी आप? सुबह से लेकर शाम तक आप एक काम बता दीजिए जो आप करती हो, बस मेरी बुराइयों के अलावा। मोहल्ले में जाती हो तो मेरी बुराइयां, अरे झाड़ू लेकर बाहर खड़ी हो जाती हो ताकि आसपास के जाने वालों को पता चले कि झाड़ू आप लगा रहे हो। और आप तो इतनी किस्मत वाली हो कि जेठ जी भी आप ही की साइड लेते हैं, साथ में खड़े होकर मेरी बुराइयां करते हैं। मैंने खुद सुना था, क्या कह रहे थे आप दोनों पड़ोस वाली कविता चाची से? सारे घर के कपड़े अकेले धुलती हूँ, सुखा कर आती हूँ, कभी कभार अगर भूल भी जाती हूँ लाना तो आप मुझे ऐसे ताने मारती हो। अरे पापा जी के कपड़े कल गीले थे इसलिए नहीं लेकर आई, आपने उसके लिए भी सुना दिया। आपको कुछ नहीं सुनाई देता ना? आप तो कुछ बोलोगे ही नहीं क्योंकि आपने अपने भाई और भाभी को सर पर चढ़ाया हुआ है। चुप! ऐसा है, अभी की अभी अपना बैग पैक कर और निकल मेरे घर से। भाभी, आज के बाद या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगा। निकालो इसका सामान। सुनाई दिया तुझे? अभी की अभी निकल मेरे घर से। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जहां पर इंसान नहीं जल्लाद रहते हो। चली जाऊंगी इस घर से और कभी वापस नहीं आऊंगी। रहना आप अपनी भाभी के साथ। ऐसी बड़ी बड़ी धमकियां मत दे मधु, तेरा गुजारा यहीं से चलेगा, यही तेरा घर है। मायके में कितने दिन रह लेगी? 2 महीने नहीं रख सकते तुझे वो। अरे आप तो खुश हो जाओ ना, क्योंकि आप तो चाहती ही हो कि मैं घर से चली जाऊं। आपकी नजरों में खटकती हूं ना मैं। भाभी नहीं, मैं चाहता हूं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हें देखकर ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मैं तुम्हें 1 मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपना सामान पैक करो और निकलो यहां से, और तब तक वापस मत आना जब तक तुम ढंग से बोलना ना सीख लो। अगली बार यहां प्रिंसेस बनकर आने की जरूरत नहीं है। घर की बहू हो तो घर की बहू बनकर आना। मैं आना भी नहीं चाहती ऐसे घर में। हाँ हाँ, कोई जरूरत नहीं आने की। देख लूंगा कितने साल रख लेंगे तुझे तेरे मायके वाले। हे भगवान, कितनी जवान चलती है इस औरत की। इसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाकर भेजा। अच्छा है, रहेगी ना मायके में 2-4 साल, तब पता चलेगा इसे ससुराल की कीमत। देवर जी यही सही रहेगा, ऐसे सुधरेगी ये। अब जब तक ये आगे से ना गिड़गिड़ाए ना, इसे लेने मत जाना। बताओ, घर में कितनी शांति रहती थी जब ये इस घर में नहीं आई थी। जब से इस घर में आई है शांति भंग हो गई है हमारे घर की। सारी रिश्तेदारी में हमारी नाक कटवा दी है, आस पड़ोस में किसी से तमीज से बात नहीं करती है। हम सबकी इतनी बेइज्जती करवा रखी है इसने, बिल्कुल भी बोलने की तमीज नहीं है। अच्छा है, रहेगी ना अपने मायके में, तब पता चलेगा इसे